हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे कियान पियर्सन की। तो कियान पियर्सन अपनी लेटेस्ट फिजिक अपडेट के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैप्शन डाल देते हैं और यहाँ पर वो हमें बोलते हुए दिखते हैं कि लेट्स कीप क्रिएटिंग डिस्टेंस। यस गाइस, जिसका मतलब क्लियर सा है कि कियान पियर्सन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपने कंपेटिटर्स से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं विद हिज इंप्रूवमेंट्स और कंसिस्टेंटली वर्क करके। अब अंडरस्टैंड दिस गाइस कि लास्ट ईयर ही कियान और बाकी सारे कंपेटिटर्स जो भी थे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, उन सब में जमीन आसमान का फर्क था। दैट इज हाउ मच अहेड कियान पियर्सन वॉज, एंड एट दैट पॉइंट कियान पियर्सन वॉज 210 से 212 पाउंड्स के आसपास। मतलब तब भी कियान पियर्सन के पास एक अच्छा खासा वेट कैप अवेलेबल था, वो स्पेस अवेलेबल थी, वो स्कोप अवेलेबल था जिससे वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे। एंड इनफैक्ट 210-212 पाउंड्स पर भी गाइस कियान पियर्सन वॉज सो डैम बिग दैट नो वन वॉज होल्डिंग अ टॉर्च अगेंस्ट हिम। यस गाइस, नॉट इवन इन साइज। और उसके बाद भी कियान का वर्कआउट देखोगे आप, यहाँ पर इंटेंसिटी देखोगे, फोकस देखोगे, जिस तरह से ये वर्कआउट करना है, तो आप खुद ही बोलोगे कि भाई दिस गाय इज इनसेन गाइस, ये रुकना नहीं चाहते। इमेजिन करो लास्ट ईयर का जो पैकेज था कियान पियर्सन का, उसके ऊपर 10 पाउंड्स उनके फेम पर और ज्यादा ऐड करने के बाद हाउ मच मोर डेंजरस कियान पियर्सन विल बी। एंड अभी देखो कियान देखो इस पॉइंट पर अपने ऑफ सीजन में ऑलमोस्ट 224 पाउंड्स को टच कर चुके हैं। यस गाइस, और कियान का प्लान भी यही है, पूरे सीजन में मैं कंपीट नहीं करूंगा और सारी इंप्रूवमेंट्स पर ही फोकस करूंगा। कियान की बैक देखो, आप जानते हो काफी डेंस और काफी डिटेल्ड है ऑलरेडी, काफी वाइडर साइड पे इनके लैट्स और काफी थिकनेस कैरी करते हैं। उसके बाद भी अपनी बैक पर ये और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हैं। इन्होंने एक और कैप्शन में इस बारे में रिवील करा और साथ में कियान पियर्सन ने अपनी स्टोरी में एक चीज और लगाई। इनसे किसी ने क्वेश्चन पढ़ा था कि ओपन का आपका क्या प्लान है, तो कियान पियर्सन ने यही बोला कि भाई अभी मैं यही कंपीट करूंगा 212 डिवीजन में और साथ के साथ अपने फेम पर और ज्यादा मसल मास और ज्यादा डेंसिटी ऐड करता जाऊंगा और जब सही टाइम होगा, जब आई विल फील कि अब हाँ एक्चुअल में मुझे मूव कर जाना चाहिए, उस टाइम आई विल टेक द डिसीजन, आई विल मेक द मूव और मैं ओपन डिवीजन में compete करूंगा। बट गाइज वही है, आई डोंट नो कितना टाइम इनको लगने वाला है, बट जब भी ये आएंगे ना, कियान पियर्सन इज वे बेटर देन डेरेक लसफर्ड एंड हैविंग डेरेक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो भी डेरेक के पास खासियतें हैं, उनका शेप बोल लो, उनकी बैक बोल लो, हर एक चीज़ है। प्लस एट द सेम टाइम एक स्मॉलर वेस्ट कैरी करते हुए यहाँ पर कियान पियर्सन मोर सेपरेशन कैरी करते हुए दिखेंगे हमें डेरेक से ज़्यादा। एंड कॉर्ड्स में तो कियान कैन ईट डेरेक गाइस, इस बारे में देयर इज नो डाउट। तो वही है गाइस, बस वेट हो रहा है कब ऐसा हमें मूवमेंट मिलेगा। आई थिंक अभी 1-2 साल और लेने वाले ही हैं, बिकॉज बहुत ही स्लोली और सिस्टमेटिकली ये अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड कर रहे हैं, थिकनेस ऐड कर रहे हैं, जो भी मसल ऐड कर रहे हैं ना उसको सीजन करते जा रहे हैं ताकि क्वालिटी मसल ऐड हो। और वही चीज़ के साथ में गाइस हमें दिखेंगे ओपन डिवीजन में कम से कम 2 साल बाद, तब मजा आएगा देखने में कहाँ पर ये कंपीट करते हैं। देखो डेरेक का आर्नो क्लासिक कैसे जाता है, इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि भाई कैसे उनका मिस्टर ओलंपिया जाएगा। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है हार्डी चूपन की एंड हार्डी की लेटेस्ट अपडेट गाइस। बट उससे पहले मैं आपको इनका एक कैप्शन बता देता हूँ जो हार्डी ने अपने पोस्ट के साथ यूज़ करा है। सो हार्डी यहाँ पर हमें बोलते हुए दिखते हैं गाइस कि अगेन दोबारा से उनकी ज़िंदगी फिर से रिपीटेटिव हो गई है। मतलब वही चीज़ वो कर रहे हैं जो बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं, डेली डे इन एंड डे आउट। और उसके साथ में गाइस एक चीज़ नई हो सकती है और वो है नया प्लान और एक बड़ा गोल। और ये जानते हैं जितना ज़्यादा लंबा टाइम ये जीवित हैं, जितने ज़्यादा लंबे टाइम ये जिंदा हैं, तो ये हर किसी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपीट करने आएगा एक खतरे की तरह होंगे, एक डर बिठाए रखेंगे। तो हार्डी चूपन जो भी एक डैम थिंग है वो फिर से अवेलेबल है एंड स्टिल दियर, और वो कहीं नहीं जाने वाले। तो हार्डी यही बता रहे हैं कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है यहाँ से जाने का, और जब तक वो कंपीट करेंगे हर किसी के लिए एक खतरा और एक डर बनाए रखेंगे। इस तरह से वो वर्कआउट करेंगे, इस तरह से एफर्ट्स डालेंगे और एक न्यू प्लान के साथ, न्यू चैलेंज के साथ, न्यू गोल के लिए वो वर्कआउट कर रहे हैं। सो आपको बता दूंगा इस हार्डी 2 बार लगातार रनर अप एंड करने के बाद भी वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उसी जज्बे के साथ, उसी पैशन के साथ दोबारा से लग गए हैं तैयारी में एक और न्यू गोल के साथ। और इस बार गोल है गाइस टू इम्प्रूव मोर एंड टू गेट इवन बिगर, because that is what he needs to compete with the aesthetic mass monster Samson Tada. Yes guys, also इस बार तो हार्डी ने आर्नोल्ड को भी पिक नहीं करा कंपीट करने के लिए। देखो जबकि जीतना नहीं भी तो कम से कम यहाँ पर सेकंड प्लेस हार्डी की ज़रूर आती। और इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब वही होता कि एक बहुत ही बड़ा हेफ्टी सा चेक उनको मिल जाता और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते। एंड आप में से कौन बिलीव नहीं करेगा कि हार्डी यहाँ पर सेकंड प्लेस अपने नाम नहीं कर पाते। आई मीन कोई भी नहीं, राइट। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइज अभी भी वही है जो कि अनआंसर्ड है, एंड दैट इज डायरेक्ट ने एक टीम हायर कर ली है उनको ट्रेन करने के लिए, बट व्हाट अबाउट हार्डी चूपन। यस गाइज, हु इज गोइंग टू ट्रेन हिम, या हु ही इज गोइंग टू हायर, और कौन होगा ऐसा ट्रेनर जो कि हैनी की जगह ले सकेगा हार्डी चूपन की लाइफ में। देखो हार्डी के लिए और दिक्कत ये भी बन जाती है गाइस, ड्यू टू विच
ड्यू टू विच ये पिटोरिया स्टेफन के पास नहीं जा सकते और नॉट इवन माइलोस के, और वो ये दिक्कत है गाइस कि लैंग्वेज बैरियर। यस गाइस, और ये चीज़ हार्डी को बहुत ज़्यादा ही रोकेगी। मतलब वो एक बड़ा जो पूल सबके लिए अवेलेबल है ना कोचिस का, वो हार्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट हो चुका है। हार्डी हर किसी को पिक नहीं कर सकते। वैसे हार्डी अगर किसी को हायर नहीं भी करें गाइस, और ऊपर से सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट उनको मिल जाए हैनी की, तो आई थिंक विच आई बिलीव हैनी वुड नॉट रिफ्यूज़ टू हार्डी, उनको मना नहीं करेंगे तो भी आई थिंक हार्डी के लिए काफ़ी चीज़ें ये वर्क कर जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी बड़ी सी, और इसी तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी एनीवेज आप बताओ हार्डी को यहाँ पर किसको हायर करना चाहिए या फिर किसको हायर ये कर सकते हैं। एनीवेज अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे तो वो है सैमसन डॉडा की, और वही बात है गाइस कि हमारे पास लास्ट ऐसा मिस्टर ओलंपिया कब था जो हर एक बार पूरे साल कंपीट कर रहा था हर एक बड़े शो में पूरे सीजन के। यस गाइस, आंसर है कभी नहीं। और अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आई गेस मैं इस चीज़ में सही हूं। ऐसा मिस्टर ओलंपिया हमने नहीं देखा जो कि हर एक प्राइम शो में कंपीट करता जा रहा है। देखो अभी तक आर्नो क्लासिक ओहायो की बात हुई थी, अब आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में भी सैमसन इज़ गोइंग टू कम्पीट। सैमसन ने अनाउंस कर दिया कि भाई ब्राज़ील जाने वाले हैं कम्पीट करने, और इसके साथ एक और बहुत ही बड़ी हेडलाइन बना दी। और अब आप जानते हो कि क्या होगा इसका मतलब सीधा सा आएगा, जो भी आर्नोल्ड ब्राज़ील में कंपीट कर रहे थे, जिनके भी जीतने के चांसेस थे, आई थिंक बहरूज तबानी थे और साथ में गुडविटो वाज आल्सो वन हु वाज कंपीटिंग ओवर द दे एंड विनिंग इट। मतलब ठीक है, मैं अभी भी ये बोलूंगा कि स्लाइट सी पॉसिबिलिटी तो बनती है, हर किसी के चांसेस थोड़े बहुत तो बन ही जाएंगे, बट अगर लॉजिकली सोचो, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो मुझे नहीं लगता गाइस कि ये लोग जीतने वाले हैं सैमसन के होते हुए। सो आर्नोल्ड ओहायो की क्वालिफिकेशन, उसके बाद आर्नोल्ड ब्राज़ील की भी क्वालिफिकेशन सैमसन ही ले जाएंगे किसी और की, एंड गॉड नोस द नेक्स्ट शो ही पिक्स। यस गाइस, पता नहीं अब कौन से नेक्स्ट शो को पिक करेंगे, क्योंकि देखो सैमसन पता है क्या कर रहा है, एकदम से शो अनाउंस नहीं करते कि मैं इसमें कंपीट करने वाला हूँ, और जितने भी बाकी कंपेटर्स हैं वो अपना नाम शो में दे देते हैं कि भाई यहाँ पे मैं कंपीट करूँगा, पिट्सबर्ग में मैं कंपीट करूँगा, न्यूयॉर्क में मैं कंपीट करूँगा, आर्नोल्ड ब्राज़ील में मैं कंपीट करूँगा, और सब के प्लान्स को रूइन करने के लिए सैमसन अचानक से उसमें नाम दे देते हैं, और सब की क्वालिफिकेशन हासिल करने की जो भी प्लानिंग होती है सब खराब हो जाती है। इनको फिर दूसरा शो पिक करना पड़ता है, और सैमसन वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो भाई सैमसन कूद पड़ते हैं सबकी क्वालिफिकेशन लेने के लिए। आई थिंक बिल्कुल सही है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। अब मिस्टर ओलंपिया कंपेटर्स और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और साथ में गाइस जो डिजर्विंग है उसको तो जीतना ही चाहिए। बाकी कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है गाइस, इसीलिए अब देख लो आप क्वालिफाई करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। शोज होते जाएंगे कम से कम और एथलीट्स हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक एक शो में हमें 3-3, 4-4 बड़े एथलीट्स कंपीट करते हुए दिखेंगे क्वालिफाई करने के लिए। और फिर वहाँ पर अचानक से नाम अगर दे दिया सैमसन ने या डेरेक ने या हार्डी ने, तो भाई वहाँ पर फिर से एक दिक्कत आ जाएगी उन सब के लिए। एनीवेज इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो मैं करूँगा बात डबूल की, माइकल डबूल की। अपनी लेटेस्ट अपडेट में माइकल डबूल इज शोइंग हिज लेग्स एंड सेइंग उनके लेग्स इस आर्नो क्लासिक में उनकी फिजिक का सबसे इंप्रूव्ड बॉडी पार्ट होंगे, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड बॉडी पार्ट होंगे। एंड ऑनेस्टली गाइस माइकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं इस वक्त, कई सारी लिमिटेशंस के बाद भी कैसे ये प्रिवेल कर रहे हैं इस डिवीजन के अंदर, कैसी परसिस्टेंस दिखा रहे हैं। नो वन नोज इट बेटर देन माइकल डबूल इन क्लासिक डिवीजन गाइस। एब्सोल्युटली लगे पड़े हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए, एट द सेम टाइम गाइस पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं एक बार फिर कि आर्नो क्लासिक का खिताब इस बार मैं जीत जाऊं। विल इट बी पॉसिबल? क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? वैसे देखो हाईली डिफिकल्ट मुझे लग रहा है ये चीज़, बट नेवर से नेवर। जब शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स अपनी पीक मिस करके आएंगे, जब शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली कंडीशन नहीं आएंगे, जब शेप्स एंड स्ट्रक्चर पूरी तरह पील्ड नहीं आएंगे, वहां पर जगह बनती है माइकल के लिए, द गाय हु इज नेवर ऑफ, जो ऑलमोस्ट हमेशा ही इंसेनली श्रेडिड आते हैं स्टेज पर एंड नोन एज द किंग ऑफ श्रेड्स। वैसे ये नाम माइकल डबूल को हमने ही दिया है इस चैनल पर, एंड ही डज डिजर्व द नेम गाइस। आई मीन पूरी तरह से इनकी बैक पर, ग्लूट्स पर आप हर एक जगह पर ड्राइनेस देख सकते हो, हार्डनेस देख सकते हो, एट द सेम टाइम फाइबर्स भी बड़े खतरनाक जबरदस्त तरीके से विजिबल होते हैं। सो डू यू गाइस थिंक डबूल के चांसेस बनते हैं यहाँ पर आर्नोल्ड जीतने के, या फिर इवन सेकंड प्लेस पर भी एंड अप करने के? सी जितना ज़्यादा मुझे माइकल डबूल की फिजिक पसंद है, उनके एफर्ट्स पसंद है, इन ऑर्डर टू विन आर्नो क्लासिक माइक सोमरफील्ड और वेस्ली विजर्स दोनों को काफ़ी ऑफ आना होगा, माइकल की हेल्प करनी होगी, जैसा कि मैंने अभी बोला। और वैसे तो गाइज इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली तो यहाँ पर होजे मैनुअल इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंपीटिंग, और मिस्टर ओलंपिया में भी होजे मैनुअल देखो अपना डेब्यू कर रहे थे और वहाँ पर माइकल से ऊपर प्लेस करे थे, एंड ही लुक्ड नट्स गाइस। मतलब मज़ा आ गया था उनकी फिजिक को देखे। आई मीन फिर भी बेस्ट केस सिनेरियो में ये माइकल के लिए यही बोलूँगा कि थर्ड प्लेस
अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया तो भाई ऊपर प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो थर्ड प्लेस तो मुझे लगता है उनकी आ ही जाएगी। और अगर वहाँ पे होसे मैनुअल बहुत ज़बरदस्त अगर जजेस ने प्रेफर करा तो होसे मैनुअल इज़ गोइंग टू बी थर्ड और माइकल डबुल की वहाँ पर फोर्थ प्लेस आएगी। एनीवेज इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है वन पंच नास की। और वन पंच नास यानी कि लास्ट ईयर अपना डेब्यू जिन्होंने करा था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, एंड उसके फौरन बाद ही गाइस इन्होंने कम्पीट करा था मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील में। और वहां पर गाइस रामोन के साथ एक टो टू टो बैटल करते हुए हमें दिखाई दिए, एंड ही डिड नॉट लुक बैड गाइस, नोप। इनफैक्ट ऐसा बोला गया कि अगर वहां भी ये जीत जाते और रामोन को बीट कर देते तो नो वन वुड हैव रेज्ड क्वेश्चंस। यस, दैट इज हाउ गुड ही अपीयर्ड ऑन द स्टेज, अपनी एक स्मॉलर वेस्ट के साथ और मैजिकल प्रपोर्शंस के साथ। और उसके बाद से ही गाइस मैंने कवर भी करा था कि वन पंच नास लग गए हैं अपने फ्रेम पर और भी ज़्यादा मसल मास ऐड करने, क्योंकि वेट कैप के हिसाब से देखो इनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप था टू गेट बिगर, टू गेट डेंसर और मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करने का। बट अभी रिसेंटली एक स्मॉल इंजरी की वजह से थोड़ा एक विलंब लग गया है इनकी प्रोग्रेस को। और यहाँ कैप्शन में वन पंच नास हमें यही बोलते हुए दिखते हैं कि नया हफ्ता है और भी ज़्यादा एफर्ट्स इनको पुट इन करने हैं। उसके बाद छोटी सी जो इनको इंजरी हुई है उससे ये ओवरकम कर रहे हैं जो इनको लास्ट वीक हुई थी। अभी तक इनकी बॉडी बिल्डिंग काफ़ी सही रही है इस इंजरी से पहले से, और वही ये थोड़ा सा इनके बॉडी बिल्डिंग में दिक्कत आ गई और थोड़ा सा ये पीछे चलेगा। रिगार्डलेस उसके बाद भी गाइज ये हर एक एफर्ट डालें अपना टू रिकवर फास्ट एंड इंश्योर ये दोबारा से चीज़ ना हो, ताकि उनकी फिजिक इंप्रूव करते रहे और दोबारा से उसको वो बेहतर बना सकें। बाकी आप बताओ गाइस वन पंच नास अब यहाँ पर किस शो में हमें कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। अभी तक कोई शो अनाउंस नहीं करा और अभी करना भी नहीं चाहिए, सीजन में भी बहुत टाइम है। और यहाँ पर खासतौर पे सैमसन डॉटर जैसे कंपेटिटर नहीं है जो भाई हर शो में कूद के आपकी क्वालिफिकेशन ले जाएं, तो यहाँ पर इनके लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी मेरे हिसाब से क्वालिफाई करने में। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो ये है वन यूनिट की। और आजकल ना इंस्टाग्राम पर ये बहुत ज़्यादा धूम मचाए हुए हैं, हर कोई इनकी फिजिक की बात कर रहा है, मतलब हैं ही प्रपोर्शंस कुछ इतने ज़्यादा ज़बरदस्त। कोई इनको केविन लेब्रॉन से कंपेयर कर रहा है, कोई डेनिस जेम्स से कंपेयर कर रहा है और साथ में कोई इनको फिल हीथ से कंपेयर कर रहा है। इस कदर इंसेनली राउंडनेस इनके शोल्डर्स में, इनके आर्म्स वगैरह में है। ट्राइसेप्स की फुलनेस अनरियल है, मतलब कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ इंजेक्टेड है। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा अभी तक। लेकिन गाइज वही है, जब इन्होंने अपनी बैक रिवील करी, देखो इस अपडेट के अंदर आप देख सकते हो इनकी बैक यहाँ पर विजिबल है और काफ़ी स्मॉलर साइड पर लग रही है कंपेयर टू हिज आर्म्स, हिज डेल्ट्स। पूरी बॉडी है कंपैरेटिवली इनकी बैक काफ़ी लैग करती हुई दिख रही है, वो लैट्स की विथ नहीं है। जॉइंट्स भी काफ़ी अपर साइड में इनके लैट्स के, तो भाई यहाँ पर दिक्कत लग रही है। अब ये अपने प्रो शो में डेब्यू करने वाले, मतलब वही है प्रो कार्ड के लिए ही इज़ गोइंग टू फाइट, और मुझे नहीं लगता वहाँ पर इनको कोई दिक्कत आएगी। लेकिन फिजिक में इम्बैलेंस यहाँ पर हमें विजिबल हो गया जब इन्होंने अपनी बैक रिवील करी। बाकी आप बताओ आपको इनकी फिजिक कैसी लग रही है। मुझे ज़बरदस्त तो बहुत लगी, लेकिन वही है ना, जैसे ही इन्होंने अपनी बैक रिवील करी तो चीज़ें कुछ सामने आ गई जो कि फ्रंट से नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मैंने फ्रंट से भी आपको बोला था कि इनके चेस्ट वगैरह काफ़ी ओवर पावर हो रहे थे इनके डेल्ट से, इनके आर्म्स से, और काफ़ी स्मॉलर साइड पर लग रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें विजिबल हुई। बाकी इंप्रूवमेंट्स तो करनी होंगी, लेकिन हाँ प्रो कार्ड तो ये जीत ही जाएंगे मुझे लग रहा है इस फिजिक के साथ में। बट बहुत ही मैसिव आर्म्स गाइस, मैसिव डेल्ट्स, मज़ा आ गया इनकी इस चीज़ को देख के। कंपेटिटिव मुझे नहीं पता कितने हो पाएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर ये लग रहे हैं। एनीवेज अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है जस्टिन रॉड्रिगेज की। और जस्टिन रॉड्रिगेज भाई अभी कंपीट करने वाले हैं यहाँ पर आर्नो क्लासिक में। इस वक्त में 5.5 वीक्स आउट थी। यस गाइस, आई डोंट नो ये कंपीट क्यों कर रहे हैं एक ऐसे शो में जहाँ पर अपने बेस्ट वर्जन पे आने के बाद भी आप लास्ट में ही एंड अप करोगे। मुझे नहीं पता इनका क्या प्लान है, क्या ये सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। बिकॉज देखो वेस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा वाइडर साइड पे होगा, ये साइज़ उतना ज़्यादा ही होल्ड करते हुए नहीं दिख रहा इस वक्त। इम्बैलेंस इनके लेग्स में थोड़ा सा माइनर सा दिखने लग गया था लास्ट अपडेट के अंदर ही, तो वही है गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट ही इज़ चूजिंग टू कम्पीट ओवर हियर, जहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट प्लेसिंग। अब आई डोंट नो इनके माइंड में क्या चल रहा है। भाई आप किसी और शो को पिक करो जहाँ पर ज़्यादा कंपेटिटिव हो पाओ, जहाँ पर आपको मोमेंटम मिले, जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिला, आप इंस्पायर हो खुद से ही कि हाँ यार मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। बट आप इतने टाइम बाद, इतना गैप लेने के बाद, इंप्रूवमेंट्स करने के बाद एक ऐसा शो पिक करोगे जहाँ पर कितना ही इंप्रूव आ जाओ। मैं कुछ सच में बुरा नहीं बोल रहा इनके बारे में, लेकिन आप रियलिटी से भाग नहीं सकते। और यही मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर अपनी प्लेसिंग को थोड़ा सा भी ऊपर कर पाना। लाइनअप ही कुछ ऐसा है, मतलब देख रहे हो आप टॉप के कंपेटिटर्स भी टॉप 5 में आने के लिए दिक्कत में होने वाले हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा। एनीवेज आप बताओ क्या इनका डिसीजन सही है या फिर ये किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।